एक समय की बात है। महिमा शहर में अपनी पढ़ाई करने आई हुई थी। महिमा की एक बहुत ही अच्छी सहेली थी जिसका नाम मनीषा था। एक दिन महिमा की माँ का फोन आता है और वो महिमा को उसकी भाई की शादी के लिए घर बुलाती है। महिमा अगले दिन अपनी सहेली मनीषा को इस बारे में बताती है। मैं अपने घर जयपुर जा रही हूँ क्योंकि मेरे भैया की शादी है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। और तुम भी मेरे साथ जा रही हो, समझी? कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर चलूंगी तुम्हारे साथ। दोनों सहेली बड़ी ही खुश होती हैं और जयपुर जाने की तैयारी में लग जाती हैं। एक हफ्ते बाद दोनों जयपुर पहुंच जाती हैं। महिमा का इतना बड़ा घर देखकर मनीषा तो दंग रह जाती है। हर तरफ शादी की तैयारी चल रही होती है। आ गई मेरी बेटी। हाँ माँ, और देखो मेरे साथ कौन आए हैं, मेरी सहेली मनीषा। अरे बेटी, आओ आओ और इसे अपना ही घर समझो। जी माँ जी। चलो मनीषा, चलकर भैया से मिलते हैं। दोनों सहेली जाकर महिमा के भाई से मिलती हैं। राहुल अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे कितने दिन लगा दिए आने में, जैसे किसी पड़ोस की शादी है। अरे भैया, बस एग्जाम्स की वजह से रुकना पड़ा, पर अब मैं आ गई हूँ ना। अब देखना हम दोनों आपकी शादी में क्या धमाल मचाएंगे। अरे पर पहले इनसे तो मिलवा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। ये है मेरी सहेली मनीषा। महिमा उसके बाद मनीषा को अपना कमरा दिखाती है जो बिल्कुल राहुल के साथ वाला ही होता है। दोनों कमरे में जाकर बिस्तर पर पड़ जाती हैं और उनकी आंख लग जाती है। अगले दिन फिर दोनों अच्छे से तैयार होकर शादी की तैयारियों में लग जाती हैं। 2 दिन बाद राहुल की शादी हो जाती है और उनके घर एक सुंदर सी दुल्हन आ जाती है। अरे महिमा, ये तुम्हारी भाभी घूंघट क्यों किए हुए हैं? अरे ये शहर थोड़ी है, यहाँ बड़ों बड़ों को घूंघट करना ही पड़ता है। पूरी शादी अच्छे से निपट जाती है। अब अगले दिन महिमा और मनीषा को वापस शहर जाना होता है क्योंकि उनके कॉलेज की काफी छुट्टियां हो चुकी होती हैं। मनीषा को शहर जाने का बिल्कुल मन नहीं होता। वो उस रात बड़ी ही उदास होती है। जब महिमा सो रही होती है तब मनीषा उठकर बाहर टहलने लगती है। टहलते टहलते मनीषा बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। बाहर काफी अच्छा मौसम होता है और ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। पर फिर उसका ध्यान अचानक नई नवेली बहू पर जाता है। अरे, ये इतनी रात को छत पर क्या करने जा रही है? मनीषा उसके पीछे पीछे जाने लगती है और छत पर पहुंच जाती है। छत पर घूंघट में वो बस चलती ही जा रही होती है। उसके बाद वो अपना घूंघट ऊपर करती है और आसमान में पूरे चांद को देखने लगती है। आज तो चांदनी रात है और मेरा मकसद पूरा हुआ। आखिरकार इस घर की बहू मैं बन ही गई। अब मैं सबको खत्म कर दूंगी, सबको खत्म कर दूंगी मैं। हे भगवान, ये महिमा की भाभी ऐसी क्यों हंस रही है? इनको आखिर हुआ क्या है? मनीषा छुपकर सब देख ही रही होती है कि तभी महिमा की भाभी पीछे मुड़ती है और फिर उसका चेहरा देख मनीषा वहीं जमीन में बैठ जाती है। वो कोई खूबसूरत लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल होती है। मनीषा के तो गले से आवाज ही नहीं निकल रही होती। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। वो जैसे तैसे हिम्मत करके खुद को संभालती है और अपने कमरे में भागती है। महिमा, महिमा, जल्दी उठो महिमा। क्या हुआ मनीषा, तुम ऐसे हाँफ क्यों रही हो? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? सपना नहीं, सच में देख कर आ रही हूँ। तुम्हारी भाभी है ना, वो कोई और है। वो चुड़ैल है महिमा। मैंने खुद अभी उनको छत पर हंसते हुए देखा और वो आसमान में चांद को देखकर हंस रही थी और वो तो ये भी बोल रही थी कि वो सबको मार डालेगी। क्या मनीषा, तुम भी ना कैसे कैसे मजाक करती हो। चलो अभी तुम्हारा वहम दूर करती हो, चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। महिमा मनीषा की एक नहीं सुनती और उसका हाथ पकड़कर उसे राहुल के कमरे तक ले जाती है। उसके बाद वो दरवाजा खटखटाती है। अंदर से दरवाजा महिमा की भाभी खोलती है और उन्होंने अभी भी लंबा सा घूंघट किया होता है। जी बोलो दीदी, क्या हुआ? इतनी रात को आप दोनों यहाँ? पता है, मेरी दोस्त को एक बुरा सपना आया तो बस मुझे आना ही पड़ा। अच्छा, सबसे पहले आप अपना ये घूंघट ऊपर करो, मेरी सहेली आपकी शक्ल देखना चाहती है। जी दीदी, अभी करती हूँ। घूंघट वाली बहू अपना घूंघट ऊपर करती है तो उसकी बेहद खूबसूरत शक्ल देखकर मनीषा हैरान ही रह जाती है। मन ही मन वो यही सोच रही होती है कि आखिरकार ये कैसे हो गया। उसने खुद अपनी आंखों से उसका चुड़ैल वाला चेहरा देखा था। महिमा फिर मनीषा का हाथ पकड़ती है और उसे चलने को कहती है। दोनों अपने कमरे में वापस जाने लगते हैं। जाते हुए मनीषा एक बार फिर से पीछे मुड़कर देखती है तो उस घूंघट वाली बहू की अजीब सी मुस्कुराहट उसे और परेशान कर देती है। वो मनीषा को देखकर ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे मानो उसे चेतावनी दे रही हो कि आगे से मुझसे पंगा मत लेना। मनीषा को ये सब बिल्कुल सही नहीं लग रहा होता। उसे बस इतना समझ आ रहा होता है कि उसे अब वहीं रहकर सब ठीक करना है और सबके सामने उस घूंघट वाली चुड़ैल बहू का सच लाना है, वरना सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। पंचकुल नाम का एक गांव था। उस गांव में सोमवती नाम की एक विधवा औरत अपनी बहू सुमन के साथ रहती थी। सोमवती का झोपड़े के पास ही एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा था।
उसी जमीन में सोमवती ने कई तरह के फूलों के पौधे उगाए हुए थे। उन्हीं पौधों की माला बनाकर सोमवती बेचा करती थी और घर चलाया करती थी। पर सुमन अपनी सास की बिल्कुल भी मदद नहीं करती थी। वो बस दिन भर सजने संवरने में ही लगी रहती थी। बहू, कुछ तो शर्म करो। तुम एक विधवा होकर इतना सज धज के घूमोगी तो गांव वाले बातें बनाएंगे। ये अच्छी बात नहीं है। वैसे भी एक विधवा को ये सब शोभा नहीं देता। शादी के 2 दिन बाद ही मेरा पति मर गया। मुझे सजने संवरने का मौका ही नहीं मिला। अब क्या उसकी याद में मैं पूरी जिंदगी भर रोती रहूं और तुम्हारी तरह ये सफेद साड़ी लपेट कर घूमूं? देखो माँ जी, मुझे इन गांव वालों से कोई लेना देना नहीं, इसीलिए वो क्या बोलेंगे या क्या बोलते हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है, समझी आप? अरे पर बहू। तभी सुमन सोमवती की बात काट देती है। अच्छा, ये बहू छोड़ो और मुझे कुछ पैसे दो। मुझे बाजार से कुछ जरूरी सामान लाना है। मैं इतनी मेहनत से 4 पैसे जोड़ती हूँ ताकि हम दोनों का पेट भर सके, और उसमें से तुम रोज आधे पैसे मुझसे मांग ले जाती हो फालतू का खर्च करने के लिए। तो और किससे मांगू पैसे? मेरा पति तो अब रहा नहीं। अगर वो जिंदा होता तो उससे मांगती ना पैसे। उसके जाने के बाद तुम्हारा हक बनता है मुझे पैसे देने का और मेरी हर जरूरत पूरी करने का। इससे बहस करने का कोई फायदा नहीं। अच्छा, ये तो बता दो कि इन पैसों का क्या करोगी? हाँ, ये बता सकती हूँ। मेरे बाल आजकल बहुत झड़ते जा रहे हैं। वो पायल है ना, उसने बताया कि एक तांत्रिक बाबा है, उसके पास हर बीमारी का इलाज होता है। बस उसी के पास जाना है, वो कुछ तो देगा मुझे बालों में लगाने के लिए। उसी तांत्रिक बाबा को देने के लिए पैसे चाहिए थे मुझे। बहू, एक बात बोलूं, ये जो तांत्रिक बाबा होते हैं ना, इनसे दूर ही रहना ठीक रहता है। वो कभी किसी के साथ अच्छा नहीं करते। माँ जी, आप फिर से शुरू हो गई अपना ये ज्ञान देने। मैं चली, बोलती रहो तुम। सुमन अपनी सास की एक नहीं सुनती और तांत्रिक बाबा के पास चली जाती है। तांत्रिक बाबा सुमन को एक शीशी में तेल देता है और उसे रोज रात को बालों में लगाने को बोलता है। सुमन बिल्कुल वैसा ही करती है। पर एक दिन सुबह सुबह जब सुमन अपने आप को शीशे में देखती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके सिर पर 2 सींग निकल आए थे। हे भगवान, ये तो मेरे सिर पर सींग कैसे निकल आए? ये तो बहुत मजबूत है, उखाड़ने पर भी नहीं निकल रहे। अब मैं क्या करूं? ये कैसे हो गया? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे तो। ऐसा करती हूँ, मैं अभी तांत्रिक बाबा के पास जाती हूँ, शायद वही इसे ठीक कर पाए। छुपते छुपाते सुमन तांत्रिक बाबा के पास पहुँचती है। बाबा, देखो ना मेरे सिर पर ये सींग कैसे निकल आए। मैंने तो आपका दिया हुआ तेल लगाया था और कुछ नहीं, फिर भी पता नहीं ये कैसे हो गया। अगर किसी ने मुझे ऐसी हालत में देख लिया तो बहुत हंसी उड़ेगी मेरी। क्या आप इसे ठीक कर सकते हो बाबा? जब मैंने ही इन्हें उगाया है तो मैं ठीक क्यों करूं इन्हें? क्योंकि ये सब मेरे इस तेल की वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें बाल उगाने का नहीं, सींग उगाने का तेल दिया था, और वो इसलिए दिया क्योंकि मुझे इन सींगों की बहुत जरूरत थी। मुझे तुम्हारे सिर से ये सींग चाहिए। इन्हें उखाड़ कर लाओ, मुझे दो। नहीं, मैं नहीं उखाड़ सकती इन्हें। अगर मैंने इन्हें उखाड़ दिया तो मैं मर जाऊंगी। बाबा, आप इन्हें अभी के अभी मेरे सिर से हटाओ, नहीं तो मैं शोर मचा मचा कर लोगों को इकट्ठा कर दूंगी। तांत्रिक सुमन के सींगों को कस के पकड़ लेता है और उन्हें उखाड़ने लगता है। तभी वहाँ सुमन की सास उसे ढूंढती हुई पहुँच जाती है। तांत्रिक घबराहट के मारे सुमन को पास की खाई में फेंक देता है और चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाता है। बाबा, आपके पास मेरी बहू सुमन तो नहीं आई थी। मैं सुबह से उसे ढूंढ रही हूँ, पर पता नहीं कहाँ चली गई वो। आपके पास वो अक्सर आती रहती है, इसीलिए आपसे पूछने चली आई। मेरे पास सुमन नाम की कोई औरत नहीं आई। तुम जाओ यहाँ से कहीं और ढूंढो अपनी बहू को। हैं? नहीं आई? फिर कहाँ चली गई? ये बहू बिना कुछ बता कर भी नहीं जाती कभी। मेरे तो पैर ही टूट गए उसे ढूंढते ढूंढते। सोमवती फिर अपने घर वापस चली जाती है। वहाँ खाई में गिरने से सुमन की मृत्यु हो जाती है और वो मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती है। मैं मर गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं मर गई। पर भगवान, तूने मुझे चुड़ैल क्यों बनाया? वो भी सींग वाली चुड़ैल। पहले मैं कितनी सुंदर थी, पर उस तांत्रिक की वजह से मेरा ये हाल हुआ। उससे मैं नहीं छोड़ने वाली। चुड़ैल तांत्रिक के पास जाती है, पर उसे वहाँ तांत्रिक नहीं मिलता। वो तो कब का वहाँ से जा चुका था।
उसके बाद चुड़ैल अपने घर की ओर जाती है। तभी गांव के 2 आदमी उसे देखकर हंसने लगते हैं। मानस, वो देखो, कौन बेला है वो।